नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के टॉप 30% जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लेंगे और समझ लेंगे कि ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन पहला देख लेंगे ये क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये कि कार के पीछे है ना, जो यातायात के वाहन होते हैं उनको देखने के लिए, पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आप सभी लोग देखते हैं कि ड्राइवर पीछे की ओर देखता है कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, ओवरटेक करनी है या नहीं करनी है। तो ऐसा मतलब ड्राइवर पीछे की गाड़ी को देखने के लिए मतलब करता है। तो वो उस समय वो कौन से दर्पण में देखता है, क्या मतलब कौन सा दर्पण उस समय लगा होता है। तो क्या वो उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या गोली दर्पण, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। तो जो भी साथी विकल्प ए और बी में मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं वो थोड़ा सावधानी से चयन करें, क्या ए सही होगा या बी सही होगा। तो जो यातायात के वाहनों को पीछे देखते हैं तो उसका जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण होता है ना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो भी साथी विकल्प ए लगा रहे हैं वो सही है, बहुत ही बढ़िया। तो फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। ये हरित क्रांति का संबंध किससे है। क्या मोटे अनाजों से संबंधित है या दलहन से या गेहूं से या तिलहन से। ये किससे संबंधित है हरित क्रांति। बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा प्रश्न है। यहाँ से एक दो फैक्ट मैं बता दूंगा और लेकिन इससे पहले देख लेंगे अपना प्रश्न कि हरित क्रांति संबंधित है। तो ये है गेहूं से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये कब शुरू हुई थी, ये हुई थी 1966 से 67 के समय हुई थी, है ना। अगर इसके जनक पूछे जाते हैं तो ये तुम्हारे हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन, है ना। स्वामीनाथन से ही याद रख सकते हैं, तब भी विकल्प में मिल जाएगा। स्वामीनाथन ये सही हो जाएंगे, है ना। तो फिलहाल अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है तो स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन एक लगा दिए कि विश्व के, है ना, विश्व के जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं और नॉर्मन बोरलॉग ऑप्शन में होते हैं तो उस समय वो विकल्प सही हो जाएगा, है ना। और अगर भारतीय पूछे जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है ना, तो हो जाएंगे तुम्हारे एम एस स्वामीनाथन। ये पंजाब से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी देख सकते हैं कि वायुमंडली में जो ओजोन परत होती है उसको किससे नापते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा कल का सेक्शन देखा होगा तो उसमें ओजोन परत से एक क्वेश्चन आया था। मैंने वहाँ से हजारों क्वेश्चन की मतलब व्याख्या की थी कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत से। तो आप सभी ओजोन परत से मैं सारे फैक्ट फिर से दोबारा से बता दे रहा हूँ। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में अटेंड कर जाता है। तो जो साथी नए हैं वो केवल सुन लें अच्छी तरीके से, क्योंकि मतलब इतना स्पेस नहीं रहता मेरे पास कि मैं हर चीज़ को यहाँ लिख पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि ओजोन परत के बारे में बताते हैं कि क्या है ओजोन परत। तो ओजोन परत की जो मोटाई को नापने की इकाई है वो डॉप्सन है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है। और यहाँ से बता देता हूँ ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना। और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है वो बिल्कुल समान रहता है ना। और बता दें कि ओजोन परत को जो क्षरण करती है वो क्या है कि वो है CFC, है ना। ये कहाँ पाई जाती है, ये फ्रिज में पाई जाती है। जो फ्रिज लगे होते हैं घर में, रेफ्रिजरेटर, उनमें पाई जाती है ये। और यहीं से क्लोरीन गैस निकलती है जो कि ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है ये, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ओजोन परत मतलब ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसको डॉप्सन से नापते हैं। इसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वो CFC है ना। और ये CFC क्लोरीन करती है। ये दोनों ये मतलब ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। और अगर पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 16 सितंबर को, है ना। और क्या पूछा जा सकता है ओजोन परत से कि अंटार्कटिका पर ओजोन में छिद्र हो गया था, ये बात किसने पता की थी, तो ये की थी फोरमैन ने, है ना। ये पता की थी, एक जोसेफ फोरमैन थे, इन्होंने पता की थी कि अंटार्कटिका पर छेद हो गया है, छिद्र हो गया है ना। तो ये ओजोन परत से क्वेश्चंस थे। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जितना हो सकता है मुझसे मैं उतना यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, डॉप्शन।
अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है ना? ये साइंस से क्वेश्चन है। सदिश राशि एक कभी कभार पूछ लेता है साइंस से। तो जो भी साथी अगर एक नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो सदिश को पढ़ लें, यहाँ से कभी कभार एग्जाम में एक क्वेश्चन ट्रेंड कर जाता है सदिश से, है ना? तो देख लेते हैं सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशि की पहले परिभाषा देख लेते हैं। सदिश राशि क्या होती है? जिनमें परिमाण होता है उसके साथ दिशा भी हो, है ना? उसके साथ दिशा भी हो, तो ये कैसी राशियाँ होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। और जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण ही होता है, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं, है ना? ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। अब इनमें पहचान लेते हैं कि कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है ना? तो देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। तो देख लेंगे समय, दूरी, चाल, ये कैसी राशियाँ हैं? ये अदिश राशियाँ हैं, है ना? समय, दूरी, चाल और ये विस्थापन है, ये है तुम्हारी सदिश राशि, है ना? तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है ना? क्या जोहान्स को कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है, वॉटसन को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है जॉन मेंडल को, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ट्रेंड कर जाता है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। और इन्होंने किस पर खोज की थी, मतलब प्रयोग किया था? तो ये किया था मटर के पौधे पर, है ना? तो इनसे 3 से 4 क्वेश्चन याद रखने वाले हैं कि आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मेंडल को माना जाता है। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के और इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, है ना? तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 5 का डी, है ना? ये वॉटसन कौन है? ये हैं साइकोलॉजी में आते हैं वॉटसन, है ना? ये कहते हैं कि आप मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, चोर, डाकू सब कुछ बना दूंगा, है ना? ये कथन बहुत ही साइकोलॉजी में पूछा जाता है कि ये किसका कथन है कि मैं मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहूँ मैं वो बना सकता हूँ। तो ये वॉटसन ही कहते हैं इस बात को। और मतलब ये किसके बल पर कहते हैं? तो ये इन्वायरमेंट के बल पर कहते हैं कि आप बच्चे को जैसा वातावरण दोगे बच्चा वैसा बन जाएगा। तो फिलहाल इस ये साइकोलॉजी से संबंधित था, ये तो नहीं है। फिलहाल इसका सही विकल्प होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवला देव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जो भी साथी नए हैं प्ले लिस्ट में जाकर अभयारण्य से वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से टॉप 120 प्लस क्वेश्चन का संग्रह है, तो वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर अभयारण्य का वीडियो। केवला देव जो घना पक्षी अभयारण्य है, ये कहाँ स्थित है? क्या केरल में है, हरियाणा में है, असम में है, राजस्थान में है ना? तो हरियाणा में एक सुल्तान है, याद रख सकते हैं। सुल्तान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। केरल में पेरियार है ना? और केरल से याद रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा अष्टमुडी झील हुआ, ये केरल है ना? पेरियार हुआ, है ना? वेम्बनाड हुआ। ये तीनों झीलें हैं। ये झीलें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है ना? और केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ के लिए फेमस है ना? और नारियल के लिए फेमस है, थोरियम के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है ना? तो ये सारी चीज़ें केरल से थी, है ना? और फिलहाल देख लेते हैं, ये अपना आंसर केरल नहीं होगा। तो जो भी साथी विकल्प डी की तरफ जा रहे थे वो सही है। केवला देव पक्षी अभयारण्य ये कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, है ना? तो फिलहाल इसका क्वेश्चन इतना ही था। और असम से मैं बता देता हूँ, यहाँ से अभयारण्य से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि केवला देव सॉरी गर्म पानी कहाँ है, एक गेड़ा का कहाँ है, नमेरी कहाँ है, ओरंग कहाँ है ना, देही पटांग कहाँ है ना? और एक और रायमोना है, अभी हाल ही में इसको इम्पोर्टेंट लगा लें जो मैं बता रहा हूँ। रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो वो असम में है, हाल ही में बनाया गया है। और यहाँ 7 हो चुके हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं, है ना? तो आप सभी लोग इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्या उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक, या एमपी में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। और महाराष्ट्र की बात की जाए तो 19 हैं। और एमपी की बात की जाए तो 11 हैं। और तुम्हारा ये राजस्थान बच रहा है, यहाँ 10 हैं।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्वाधिक सीटें किसकी हैं, है ना? तो ये चला जाएगा अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प होगा ए, है ना? तो देख लेंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। और राज्यसभा मतलब अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो 80 में है। और राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, 250 हैं। और वर्तमान में कितनी हैं, 245 हैं, याद रख सकते हैं। और राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वो एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ हर साल 1/3 मतलब 1/3 लोग मतलब भाग लेते हैं यहाँ, कोई जाता है कोई आता है, इस वजह से ये स्थायी सदन है, ये भंग कभी नहीं होता। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6 वर्ष 5 वर्ष, है ना? हाँ, याद रख सकते हैं इस पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अगर राज्यसभा लगता है और सदस्य अगर लग जाता है तो फिर उनका कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष, है ना? ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, कोई भी कार्यकाल नहीं होता, है ना? अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है तो 6 वर्ष हो जाएगा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। तो देख लेंगे क्वेश्चन को कि अपना क्वेश्चन क्या था कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, है ना? क्या ये 1998 किया था, 74 में, 71 में, 81 में, कब किया था? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा यहाँ से, 1% जरूर टेंड करता है। तो देख लेंगे इसका विकल्प क्या सही होगा, क्या 98 होगा या 74 या 71 या फिर 81, क्या सही होगा? तो बता देते हैं कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो था तुम्हारा ये 18 मई 1974 को शुरू हुआ था। ये पहला परीक्षण था, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेट भी पूछी गई है। और अब देखो डेट भी पूछी गई है, और ये पूछा भी जैसे 2-3 फैक्ट मैं बता देता हूँ। ये राजस्थान में परीक्षण हुआ था, है ना? राजस्थान में कहाँ हुआ था, ये भी डेट में ये भी पूछा जाता है। तो ये हुआ था तुम्हारा पोखरण में, है ना? ये भी बहुत ही अच्छा और उम्दा ट्रेंडिंग है कि अगर इस समय पूछा जाए कि जो पहला परमाणु परीक्षण था ये कहाँ हुआ था, तो ये पोखरण में हुआ था, पहला क्वेश्चन। और पोखरण कहाँ है, राजस्थान में, कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था, है ना? और जब ये हुआ था परीक्षण तो इसका नाम क्या था, यही ट्रेंडिंग करता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो पहला परमाणु था उसका परीक्षण का क्या नाम था, तो उसका परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, है ना? स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था पहले परीक्षण का, है ना? तो जो भी साथी देख रहे हैं कि पहला परीक्षण कब हुआ था, तो 74 को हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था, है ना? पोखरण में हुआ था। और जब ये पोखरण कहाँ है, राजस्थान का पार्ट है ना? और ये इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। आशा करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा कि मैं जो क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ से कितने सारे फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पूछा जाए कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 18 मई 74 को हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में है ना? इस परीक्षण का नाम क्या था, तो इसका था स्माइलिंग बुद्धा, है ना? अगर पूछा जाए कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, है ना? तो बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और देख लेते हैं कि 1998 में दूसरा परीक्षण किया गया, है ना? तो इसका नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया था, देखो याद नहीं आ रहा, हाँ शक्ति 98, है ना? क्योंकि ये 98 में शुरू हुआ था, 98 में, तो शक्ति 98 इसका परीक्षण था और यही हुआ था। पहली बार जो हुआ था पोखरण में, यही दूसरी बार हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं, है ना? पूछा जा सकता है कि पहली बार परीक्षण कब हुआ, 1974 में, दूसरी बार कब हुआ, 98 में, है ना? फिलहाल इतना पर्याप्त है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में अब तक कितनी पंचवंशीय योजनाएं चलाई गई हैं, है ना? पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। क्या ये 11 हैं या 12 हैं, 13 हैं, 10 हैं, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं? तो बच्चे बच्चे को पता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है ना? तो अब ये मतलब पहली जो योजना थी ये भी पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी तुम्हारी 1951 से 1956 तक, है ना? और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है कि 2012 से 2017 तक, है ना? फिलहाल इतना पर्याप्त है। तो अगर पूछा जाए कि कितनी पंचवर्षीय योजना है, तो 12 हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, अब सही है।
क्या कह रहा है कि योजना आयोग को समाप्त करते हुए कब नीति आयोग की स्थापना की गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो कब की गई है, क्या 14 में या 16 में या 15 में या 13 में, है ना। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आप सब लोगों से पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका उपाध्यक्ष कौन है ना। 3 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, जो कि पहला प्रश्न पूछ लिया गया है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई है। तो ये हुई है 1 मार्च 2015 को ये शुरू हुआ था, है ना। तो याद रख सकते हैं कि ये कब शुरू हुआ था कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, नया आयोग बना, क्या नाम था इसका, नीति आयोग, है ना। तो इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई, 2015 में हुई इसकी मतलब स्थापना हुई। और इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता प्रधानमंत्री का, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन ट्रेंड करता है एग्जाम में कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में है राजीव कुमार, है ना। तो याद रख सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि अगर पूछा जाए कि नीति आयोग कब बना था, तो 2015 में बना था, है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है ना। इसका उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो है राजीव कुमार। और यही क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जी हो जाएंगे। फिलहाल इतना क्वेश्चन पर्याप्त है, इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे था, क्या पर्यावरण से था, ऊर्जा से था, विश्व व्यापार जो था, या फिर नगर विन्यास था, है ना। किससे संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो ये सही विकल्प हो जाएगा 11 का ए, ये पर्यावरण से संबंधित था। ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ये जापान में हुआ था, याद रख सकना, जापान के शहर क्योटो में, है ना। जापान के शहर क्योटो में, इसी वजह से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा था, है ना। ये 1997 में हुआ था। फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, नाइट्रेट और नाइट्रोजन के कारण, ओजोन और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसी को हम कहते हैं CFC, है ना। ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये ओजोन के क्षरण के लिए, है ना। तो देख लेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है, और ये इसका तो पहले देख लेंगे कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो जिसका pH मान, मतलब ऐसी वर्षा, है ना। मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, मतलब ऐसी वर्षा जिसका pH मान, है ना, pH मान 5 से 6 से कम हो, है ना। मतलब 5 से 6 से कम हो, मतलब 5 से 6 के बीच में ही हो, या 6 से कम हो, है ना। तो वो कैसी वर्षा कहलाएगी, अम्ल वर्षा कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देख लेंगे ये किसके कारण होती है, तो ये होती है तुम्हारी नाइट्रस ऑक्साइड N2O और सल्फर डाइऑक्साइड S2O के कारण होती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और कृत्रिम वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का संबंध नहीं है, मतलब ये 3-4 पत्रिकाएं लिखी हुई हैं, गांधी जी ने कौन सी नहीं लिखी है, ऐसा क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। तो देख लेंगे क्वेश्चन। यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, हिंद स्वराज, नवजीवन, बंदी जीवन। इनमें से, इन चारों पुस्तकों में से गांधी जी ने किस पुस्तक को नहीं लिखा है, ऐसा प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प कर लें। तो जो भी साथी विकल्प डी की तरह बढ़ रहे हैं सही है। ये महात्मा गांधी जी ने लिखी, यंग इंडिया भी लिखा, हिंद स्वराज भी लिखा। तो ये तीनों पत्रिकाएं गांधी जी ने लिखी हैं, ये, है ना। ये बंदी जीवन नहीं लिखा है, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है तुम्हारा सचिंद्र सन्याल ने, है ना। सचिंद्र से याद रख सकते हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है सचिंद्र सन्याल करके, है ना। तो ये सचिंद्र नाम है इनका, है ना। तो ये बंदी जीवन इन्होंने ही लिखी है। और एक क्वेश्चन की महात्मा गांधी जी की एक आत्मकथा है ना, उसका क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये कथा किनकी है, आत्मकथा, ये गांधी जी की है। और यही कथा, यही एग्जाम पूछा जाता है कि ये किस भाषा में लिखी गई है, तो गुजराती भाषा में लिखी गई है।
यही मैं बात बताना चाहता था हूँ। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो आत्मकथा था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये लिखी गई थी गुजराती भाषा में, है ना। ये गांधी जी की आत्मकथा है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही अच्छा है और ये प्राकृतिक गैस है ना। अगर पूछा है कि प्राकृतिक गैस कौन है तो सीएनजी है। और ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, या साइनोजन हो जाएगा, या फिर जो कंडेंस्ड जो नाइट्रोजन गैस है, कंट्रोल नेचुरल गैस है, कौन सा है। तो ए और डी में जो साथी कन्फ्यूजन है वो अपना क्लियर कर लें, क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्योंकि नेचुरल गैस और नेचुरल गैस मैंने बता दिया है प्राकृतिक गैस है, तो आप सभी लोग नेचुरल पर भाग रहे होंगे। तो नेचुरल गैस है तो ये मतलब ये प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक के लिए 3 विकल्प में ऑप्शन है, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि आप सभी लोग मतलब समझदार हैं, है ना। क्योंकि ये साइनोजन है और ये सी से शुरू नहीं होता, ये एस से शुरू होता है, और का है ना ये सी से भी शुरू हो जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। क्या 10%, 33%, 23%, 53%, कितने प्रतिशत वन होने चाहिए पृथ्वी पर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं वो सही है। 33% वन होने चाहिए हम सबके लिए, मतलब एक संतुलन को बनाए रखने के लिए। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, तो वो है एमपी में। याद रख सकते हैं, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। अगर पूछा जाए कि कम वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा मतलब कम वन कहाँ है, तो ये हरियाणा में बहुत ही कम वन है ना। हरियाणा में कम वन है। और अगर पूछा जाए कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ है, प्रतिशत में, क्षेत्रफल में एमपी हो जाएगा, प्रतिशत की बात करते हैं तो मिजोरम का पार्ट हो जाएगा कि सर्वाधिक वन हो जो प्रतिशत में है वो मिजोरम में पाए जाते हैं। इतना पर्याप्त है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर और अगला देख लेते हैं कि अगर पूछा जा रहा है कि संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, 33%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। ये ग्रीन मफलर किससे संबंध रखता है, क्या मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, है ना। ये टेट एग्जाम जो भी साथी नए हैं टेट को देना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि ये लगातार 2 से 3 कई एग्जाम मतलब कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी टेट का, 2012, 13, 15, 18, 16, है ना। आप सभी लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देंगे तो ये जरूर मिल जाएगा तुम्हें ग्रीन मफलर, है ना। तो ग्रीन मफलर संबंधित किससे है, तो ये है तुम्हारा ध्वनि प्रदूषण से, बहुत ही उम्दा है। और इसे कैसे रोका जा सकता है मैं चित्र के माध्यम से बता सकता हूँ कि ये बांस के पेड़ हैं, ये ऐसे बांस के पेड़ लगाए जाते हैं जब कहीं ध्वनि आती है तो ये क्या करती है, ध्वनि को रोक लेती है ऐसे पेड़ों को। तो यही जो प्रक्रिया है यही मतलब ग्रीन मफलर कहलाती है ना। बांस के पेड़ होते हैं, ये भी याद रखना। क्वेश्चन अगर यही पूछा गया है कि ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से है। और ध्वनि को किससे नापते हैं, है ना, तो ये होती है डेसिबल, है ना, डेसिबल। ध्यान रख लेना, एक बार क्वेश्चन में डेसिमल लिख के आ गया था, है ना। ये कन्फ्यूजन के लिए होता है क्योंकि हम मतलब किसी का तारत्व गड़बड़ होता है तो डेसिमल 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 लाने लगते हैं, तो ये डेसिमल था, है ना। तो यही क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, और जो कि ये शुद्ध गलत है, डेसिमल नहीं होता डेसिबल होता है, याद रख सकना, बहुत ही ये गलत है। तो फिलहाल अपना क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है ना। मीथेन गैस CH4, है ना, ये उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या गेहूं के खेत में मिलती है मीथेन गैस, या कपास के खेत में, धान के खेत में, मूंगफली के खेत में। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई एग्जाम में वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है। धान के खेत में मीथेन गैस पाई जाती है। अगर धान का खेत ऑप्शन में नहीं होगा तो कोयला लगा देना। कोयले की जो खदानें होती हैं, कोयले की खदानें होती हैं वहाँ भी मीथेन गैस पाई जाती है। और तीसरा कि जो मतलब चरगाह होते हैं, चारा जो मतलब बकरियां वकरियां बैठने के लिए आड़ा बाड़ा बनाए जाते हैं भेड़ों वेड़ों के लिए, जहाँ जानवरों को एकत्रित किया जाता है वहाँ भी मीथेन गैस पाई जाती है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन में अगर टेंड करेगा तो ये दोनों विकल्प जरूर पूछ दे देगा, कोयले की खदान है या धान का खेत, है ना। तो फिलहाल पहले नंबर पे तो धान का खेत ही मिलेगा, अगर कहीं रेयर केस हो जाता है तो ये कोयले की खदान ऑप्शन में देगा। इतना पर्याप्त है कि मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है, तो धान के खेत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे कि निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग को कैसे हटाया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, है ना। तो आप सभी लोग कर ले गए होंगे इस प्रश्न को, क्योंकि ये क्वेश्चन था नहीं अच्छा, लेकिन आप सभी लोग अगर कन्फ्यूजन है तो अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि एक मुख्य की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। अगर पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो निर्वाचन है, अगर पूछा जाए निर्वाचन किस मतलब आर्टिकल में है, तो ये तुम्हारा आर्टिकल हो जाएगा 324, है ना। अगर निर्वाचन पूछा जाए किस आर्टिकल में है, 324 में है। और क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, जो कि स्टार लगाएं इस प्रश्न को, जो कि वर्तमान में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम 101% प्रबल संभावना है जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आगामी एग्जामों में, कि मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं तुम्हारे सुशील चंद्रा, है ना। सुशील चंद्रा हैं, है ना। ये कैसे हैं, ये हैं तुम्हारे 24वें, है ना। तो ये क्वेश्चन 101 पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये है तुम्हारे सुशील चंद्रा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, है ना। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है ये संविधान की सभा से, और बच्चे बच्चे को ये क्वेश्चन पता है, तो आप सभी लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, कर ले गए होंगे, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा कर ले गए, इस प्रश्न को उड़ा दिया। के एम मुंशी, टी एम कृष्णाचार्य जी, बी एन राव, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, और मतलब कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इतना सरल होते हुए भी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी एन राव, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। पूछा जाता है खूब एग्जाम में, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। किस बैठक में थे, तो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन ट्रेंड करता था कि ये दिल्ली में हुए थे, है ना। तो ये फिलहाल क्वेश्चन पर्याप्त है। तो देख लेंगे कि संविधान सभा का सलाहकार कौन था, तो बी एन राव थे, इसका सही विकल्प हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। के एम मुंशी और टी कृष्णाचार्य कौन थे, ये थे दोनों सदस्य किसके, प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। इसमें कितने सदस्य थे, 7 लोग थे, और ये सातों में ये दोनों शामिल थे। फिलहाल इतना क्वेश्चन पर्याप्त है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। मतलब कोई अगर तुम मतलब किसी पर महाभियोग चला रहे हो राष्ट्रपति पर, तो मतलब उन्हें सूचना देनी चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने दिन पूर्व ये सूचना उनके पास पहुंच जानी चाहिए। क्या 7 दिन पूर्व, 21 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 30 दिन पूर्व, है ना। तो जो भी साथी विकल्प बी लगा रहे हैं सही है, ये 14 दिन पूर्व देखे मतलब इन्हें सूचना मिलनी चाहिए। और महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में ये ट्रेंड करता है एग्जाम में, तो ये है आर्टिकल 61 में, है ना। अनुच्छेद 61 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है ना। और 14 दिन पूर्व सूचना देकर, है ना। और अगर पूछा जाए कि 72 में क्या है, तो ये है क्षमादान। राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम या बढ़ा सकता है, ज़्यादा कर सकता है ना। ये उनके स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। और आर्टिकल पूछा जाए तो 61, है ना, ये महाभियोग से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। तो ये बहुत ही उम्दा और अच्छा प्रश्न है। ये मतलब मैं बता देता हूँ कि जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही है। मूल अधिकार ये 12 से 35 तक है ना। 12 से 35 तक हैं, ये भाग 3 में है, भाग 3 में है। और ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही यह उम्दा क्वेश्चन था। यहीं से मतलब 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं तुम्हारे अमेरिका से। भाग कितने में है, भाग 3 में है। और ये अगर 12 से 35 हैं, और भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भाग 3 को ही कहा जाता है ना। तो यहीं से क्वेश्चन था ये जो ये पूछा गया है। तो फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन अपना, कि ग्राम पंचायतों गठन की बात कर रहा है, किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 40 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। कई एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को, कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में, है ना। और भी विकल्प देख लेते हैं कि ये विकल्प इसने कैसे बनाए थे। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर अनुच्छेद 32 को पूछा जाए कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी, है ना,
पूछा जाए कि किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, है ना, कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद मतलब 51 में क्या है, विदेश नीति है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संरक्षण है। और 48A में क्या है, 48A में पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर ये था अपना कि ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, है ना। लोक लेखा समिति, है ना। तो इसका सही विकल्प जो भी ए लगा रहे हैं वो सही है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको कौन मनोनीत करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, है ना। अब ये मतलब काम क्या करती है लोक लेखा समिति, तो ये इसका फुल फॉर्म है PAC, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, है ना, लोक लेखा समिति। अगर बात कर लेते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष, है ना, 1 साल इसका कार्यकाल होता है। उसमें कितने सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं। इसमें टोटल 22 लोग होते हैं। याद रखने वाली बात है कि लोक लेखा समिति में कितने लोग होते हैं, तो 22 लोग होते हैं। कुछ बटे हुए हैं लोग, क्या बटे हुए हैं कि 15 तुम्हारे राज्यसभा से हैं और 7 तुम्हारे, सॉरी, 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। ऐसा प्रश्न याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 था। तो देख लेंगे, मैं बता देते हैं कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इसका मतलब अगर पूछा जाए कि इसके सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं तुम्हारे लोकसभा से, ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 तुम्हारे होते हैं राज्यसभा से, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये काम क्या करती है, ये खर्चों को, जो राज्यसभा और केंद्र सरकार के खर्चों को संसद के पटल पर रखवाती है। ये कि देखिए ये इनका खर्चा रहा, तो ये लोक लेखा समिति ही करती है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है कि लोक लेखा समिति का मतलब जो मनोनीत होता है अध्यक्ष, वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध किस ग्रंथ में मिलता है, पूछा जाए गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? क्या भगवत गीता में है, ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, मनुस्मृति में है, किस में है गायत्री मंत्र का उल्लेख? तो इसका सही विकल्प जो भी लगा रहे हैं वो, अगर ऋग्वेद लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये ऋग्वैदिक काल से। तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से है ना, बहुत ही अच्छा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है ना। तो ये है तुम्हारे विश्वामित्र, ये तुम्हारे विश्वामित्र हैं। इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है। फिलहाल इतना पर्याप्त है। और ये अथर्ववेद किसका, ये जादू टोने का है। इसमें जादू टोना होता है ना, वशीकरण, जादू टोना, ये सारी चीजें होती हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23 था कि 23 क्या कह रहा था, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो ये तुम्हारे विश्वामित्र हैं। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दार उल सफ़ा था, ये क्या था? क्या दानशाला थी, खैराती अस्पताल था, पुस्तकालय था, यात्रियों के लिए अतिथि गृह था, ये क्या था? बहुत ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री से। तो फिरोज शाह तुगलक के समय जो स्थापित किया था दार उल सफ़ा, ये क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल, है ना। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे थे वो सही हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये खैराती अस्पताल था, दार उल सफ़ा, है ना। और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था सर्वप्रथम? तो यही शख्स था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इसने ही नहरों का जाल बिछाया था, ठीक है, पूछा जाए नहरों का जाल किसने बिछाया था, तो यही शख्स था फिरोज शाह तुगलक। अगला देख लेंगे कि जो कुतुब मीनार थी उसका सबसे अंतिम बार पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी थे फिरोज शाह तुगलक। ये 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से, तो याद रख लेना, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दर उल सफ़ा था, ये क्या था? खैरात अस्पताल था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नहरों का जाल भी इसी ने बिछाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? क्या असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह था, भारत छोड़ो आंदोलन था? किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है क्योंकि ये मतलब जो घटना हुई थी बहुत ही मतलब फेमस घटना थी। ठीक है, तो देख लेंगे ये कौन सी घटना थी।
तो जो भी साथी विकल्प डी की तरफ लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने मतलब ये जुड़ी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आज मैं फिर बता देता हूँ एक चीज़ें कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को, है ना। और 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त को। अब भैया जब ये अध्यक्ष थे, इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जब अध्यक्ष को ही मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जो उसके अनुयायी होते हैं, सदस्य होते हैं, फॉलोवर होते हैं, वो उस मोर्चे को संभालते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है बस सेम, है ना। तो जब गांधी जी को 9 अगस्त को पकड़ लिया गया तो उस समय एक दो लोग थे, एक थे जयप्रकाश नारायण और दूसरे थे तुम्हारी अरुणा आसफ अली, है ना। ये दोनों थे, इन दोनों लोगों ने ही मतलब मिलकर मोर्चे को संभाला था, है ना। आज अरुणा आसफ अली के बारे में पूछा गया, कल जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण कौन थे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन को से जुड़े थे, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है, और भी अगर चाहो तो मैं और भी बता सकता हूँ कुछ फैक्ट भारत छोड़ो आंदोलन से। ये हुआ शुरू हुआ था 8 अगस्त को। तो जब ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो अगस्त में ये शुरू हुआ था, तो इसी को अगस्त क्रांति भी का के नाम से जाना जाता है। कद पूछा है अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। और इसी में फेमस नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो का नारा भी दिया था। ये नारा खूब पूछा जाता है, करो मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया। कहाँ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन में। इस समय वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो था, लॉर्ड लिन लिथगो था, है ना। गो से याद रखेंगे, गो, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन था। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन यहीं से है, भारत छोड़ो आंदोलन से ये है कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई जो अधिवेशन हुआ था, किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था, ये क्वेश्चन है। जब ये क्या था कि ये शुरू होने से पहले की कहानी थी, है ना, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942। ये शुरू होने से पहले की कहानी है कि बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। उसको क्या कहा गया, मुंबई कांग्रेस अधिवेशन। ये कब शुरू हुआ, 1942 में शुरू हुआ, है ना। अब इसको भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्ताव थी वो किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 26 का सही विकल्प का चुनाव करें। क्या वो नरेंद्र देव थे, जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, क्वेश्चन नंबर 26। तो वो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1942 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो उसने ही ये इस प्रस्ताव को पारित किया था। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, है ना। तो ये जेबी कृपलानी कौन थे, ये थे झंडा समिति के अध्यक्ष। ये भी खूब ट्रेंड क्वेश्चन करता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। और बता दें, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के समय, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जेबी कृपलानी ही थे, है ना। इतना पर्याप्त है। फिलहाल अपना क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। ये शब्द किसने बोला था, किन किन के बारे में, कि बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। ये किसने कहा था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ये कथन किसका है, अगर मैं कह दूं कि भारतीय अशांति के जनक, है ना, तो अगर मैं कह रहा हूं तो ये कथन मेरा हो जाएगा। लेकिन उस समय किसने कहा था, क्या बीच रोल थे, बेव मिलर था, या लुई फिशर थे, या लॉर्ड रीडिंग थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा है और उम्दा है उस समय का। तो ये जो बैलेंटाइन चिरोल थे, है ना, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर को किसने कहा था, तो ये थे बैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने ही कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, है ना। तो उस समय बाल गंगाधर तिलक ने भी एक मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो बैलेंटाइन चिरोल थे, इन पर मानहानि का केस कर दिया, है ना। किसी की छवि को खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब मानहानि का इन्होंने मुकदमा कर दिया, किनके ऊपर, जिन्होंने इनका मानहानि किया हो इनके ऊपर कर दिया। और मुकदमा लड़ने ये खुद इंग्लैंड गए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड करता है, ठीक है। याद रखना, इनके बारे में थोड़ी सी कहानी थी, है ना। तो ये अशांति के जनक किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा। ये किसने कहा, चिरोल ने कहा। और इन पर उन्होंने मुकदमे कर दिया, और मुकदमा मानहानि का था, वो इंग्लैंड लड़ने भी गए थे, है ना। क्वेश्चन इतना पर्याप्त है। बेव मिलर कौन था, तो जब ये बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, उस समय पत्रकार था बेव मिलर, है ना। और बता दें कि एक था हॉलबेल,
हॉलबेल, है ना? ये विदेशी थे। ये वेब मिलर भी पूछा जाता है। वेब मिलर कौन था? तो एक पत्रकार था, है ना? जो साबरमती आश्रम में रहता था, और ये साबरमती आश्रम में, हाँ, इतना ही पर्याप्त है। और ये हॉलबेल कौन था? हॉलबेल था ये एक, मतलब घटना हुई थी, ब्लैक होल घटना घटी थी कलकत्ता में। उस समय क्या हुआ था कि वहाँ के जो सिराजुद्दौला था, नवाब था, उसने क्या किया कि अ, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को, एक अंग्रेज़ों को इकट्ठा करके एक कमरे में बंद कर दिया। तो वो सफोकेशन की वजह से वहाँ इतना ज़्यादा ऑक्सीजन, या फिर बात कर सकते हैं घुटन, है ना? घुटन की वजह से वहाँ बहुत सारे विदेशियों की मृत्यु हो गई, है ना? तो जब मृत्यु हो गई, तो जब सुबह खोल के देखा गया, तो ना मात्र ही लोग वहाँ से ज़िंदा बचे, और उस समय ज़िंदा बचा था तो वो हॉलवेल बचा था, है ना? पूछा जाता है कि एक जो ब्लैक होल की घटना का प्रियदर्शी कौन था? प्रियदर्शी का मतलब होता है प्रत्यक्ष देखने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये हॉलवेल था। यही भागकर इंग्लैंड गया और कहानी दे दी, है ना? तो उसी समय ये बात करते हैं। और हॉलवेल जो घटना थी वो यही थी। घटना क्या थी? तो ये जब ब्लैक होल की घटना घटी थी, तो इसी समय ये घटना थी। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने मतलब एक युद्ध भी लड़ा था, मतलब 1764 का, कब बक्सर का युद्ध था, और सिराजुद्दौला था। ये सारी प्लासियाँ के युद्ध थे, है ना? तो ये सब, ये इसका बात करते हैं हॉलबेल का, है ना? अब इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना का आधार क्या था? ये ब्रिटिश शासन की निरंतर थी, क्या सत्ता के लिए था, या देश के विभाजन के लिए था, या सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान था? जो माउंटबेटन योजना थी ये क्या थी? तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं सही है। ये अगर बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन का, तो ये इसका गठन हुआ था 3 जून को, है ना? ये डेट भी पूछी जाती है कि 3 जून को क्या हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना का गठन हुआ था, है ना? तो अब बात करते हैं कि अगर पूछा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही था, है ना? इसने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए एक मतलब समिति गठन की, योजना गठन की, उसी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना माना जाता है। और उसका गठन कब किया गया था? 3 जून को। और 18, है ना? क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कह रहा है? और 18 जुलाई को, है ना? 18 जुलाई की समथिंग भारत का विभाजन हो गया था, ऐसा क्वेश्चन है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है कि अगर पूछा जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन के क्या था, तो देश के विभाजन के लिए ये गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सिल्क, सिल्क का मतलब होता है रेशम, है ना? पूछा जाता है कि कौन सा राज्य रेशम के लिए फेमस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2000 शायद 16-17 में जब एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, फेमस है? तो वो क्या तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, कर्नाटक है, कौन है? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशम के लिए कौन फेमस है? तो जो भी विकल्प डी लगा रहे हैं सही है। कर्नाटक फेमस है रेशम के लिए। अगर अगर कर्नाटक की बात करें तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना? आंध्र प्रदेश, है ना? और पूछा जाता है ऐसे ऐसे हाँ, इतना पर्याप्त है, कर्नाटक सही हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश किसके लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व, बाघ प्रदेश के लिए फेमस है ना? याद कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक रेशम के लिए फेमस है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, है ना? क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किसकी मिली थी? क्या गोवा की मिली थी, मेघालय की, केरल की, नागालैंड की? किसकी वृद्धि मिली थी ऋणात्मक, है ना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जनगणना 2011 से। तो ये मिली थी नागालैंड की। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा नागालैंड, है ना? अगर बात करते हैं नागालैंड से, तो अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना हुई थी, है ना? तो ये कब हुई थी? अगर पूछा जाए पहली जनगणना कब हुई थी, मैं जनगणना से कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ। पहली जनगणना हुई थी 1872 में। किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगर पूछा जाए 10 के आधार पर जनगणना किसके समय हुई थी? 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, है ना? और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है? स्थानीय सुशासन का जनक भी माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को माना जाता है ना? और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक, अगर बात कर लेते हैं क्या, और कुछ बचता है जनगणना से। हाँ, अगर पूछा जाए कि 2011 की जो जनगणना थी उसके जो वो थे अध्यक्ष, वो थे चंद्रमौली साहब, है ना? चंद्रमौली, है ना?
तो फिलहाल इतना पर्याप्त था आज के सेशन के लिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। और इसकी राज्य की भाषा भी पूछी जाती है, तो इसकी राज्य की भाषा है अंग्रेजी, है ना। मैंने पूरी वीडियोज में कहीं भी आप सभी लोगों से लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। इसलिए जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए अब अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।